Welcome students. Today our study topic is replication of DNA of DNA. तो let's start. डीएनए रेप्लिकेशन में हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है। ये सेल साइकिल के एस फेज में होता है। तो एस फेज में हम ये देखते हैं कि डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके स्टेप्स हैं वो क्या हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि सबसे पहले हम जो हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं, जैसे DEAMP है, ठीक है ना। हमारे पास DEGTP है, वो GMP है। हमारे पास DECMP है। हमारे पास DETMP है। तो हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इनका क्या करेंगे, इनको हम एक्टिवेट करेंगे और इनको एक्टिवेट करने के लिए हम इनमें एटीपी का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो जब एटीपी का एडिशन हो जाता है इसमें तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, तो सभी के अंदर एटीपी का एडिशन होगा। अब ये जो स्टेप है DEAMP, ठीक है ना, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एटीपी, it takes place in presence of an enzyme. And what is the name of that enzyme? Phosphorylase. Phosphorylase. And what is formed finally? Finally, we see that deoxyadenosine triphosphate is formed. Okay. Now it is activated. This is activated for the process of replication. Similarly, the other products are DGTP, DCTP and DETTP. तो पहला स्टेप था एक्टिवेशन, जिसमें किस एंजाइम ने हेल्प किया हमारी, मतलब ऑर्गेनिज्म की हेल्प कौन सा एंजाइम करता है, फॉस्फोराइलेस। फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है एंड इट एड्स फॉस्फेट्स टू द मोनोफॉस्फेट्स। ओके, जैसे DEAMP था तो इसमें फॉस्फेट्स ऐड हो गए और ये DEATP में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये एक्टिवेशन ज़रूरी होता है और इसके बाद ही ये जो हमारे पास जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एडिशन के लिए आ जाते हैं चेन में, जो हमारे डीएनए चेन है उसको बनाने के लिए काम आ जाते हैं उसके बाद। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है रेप्लिकेशन में, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो डीएनए है, जैसे हमारा डीएनए है, ठीक है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको रेप्लिकेट करना है डीएनए को, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको क्लीव करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के हमारा जो डीएनए है ये अनजिप होगा। क्या होगा, अनजिप, यानी खुलना स्टार्ट होगा। अब देखिए ये अनजिप हो गया है डीएनए और हमारे सामने क्या बन गया है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस दिस वी कॉल एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अब रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है हमारे सामने, यानी डीएनए स्लाइटली अनजिप हुआ है। अब ये अनजिपिंग का जो प्रोसेस है, डीएनए के खुलने का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने का जो प्रोसेस है, इसको करने के पीछे कौन सा एंजाइम है जो इसको अनजिप कराता है। तो देखिए यहां पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एंजाइम का नाम है हेलिकेस। तो हेलिकेस क्या करता है, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं तब उसके बाद जो एक टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन इज क्रिएटेड इन डीएनए
हेलिक्स। अब इस टेंशन को घटाने के लिए, बिकॉज डीएनए हमारा कैसा होता है, हमारा डीएनए जो होता है स्पाइरली कॉइल्ड होता है, स्पाइरल कॉइलिंग होती है इसमें, और स्पाइरल कॉइलिंग की वजह से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक टेंशन क्रिएट होगा। तो उस टेंशन को कम करने के लिए नेक्स्ट एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेस। टोपोआइसोमरेस क्या करता है, रिड्यूसेस टेंशन बाय कटिंग द स्ट्रैंड एंड देन रीजॉइनिंग देम। तो इट रिड्यूसेस टेंशन इन डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एंजाइम्स के नाम पढ़ लिए, हेलिकेस और टोपोआइसोमरेस। दोनों डीएनए के अनजिपिंग के प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं। हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और टोपोआइसोमरेस जो है वो टेंशन को रिड्यूस करेगा। अब हमारा डीएनए जो है रेप्लिकेशन फॉर्क वाली स्टेज में है, यानी ऐसी स्टेज बन चुकी है। ठीक है, अभी बहुत लंबा डीएनए है पीछे, थोड़ा सा खुल गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि पूरा डीएनए एक साथ खुल सकता है क्या, तो आंसर है नो, पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलेगा। इट कैन नॉट ओपन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टू स्टेबलाइज दैट डीएनए इज वेरी डिफिकल्ट, स्टेबलाइज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल पार्ट डीएनए का ओपन होगा। ठीक है, तो सपोज ये डीएनए हमारे सामने ओपन है, तो फिर क्या होगा हम देखेंगे, सम प्रोटीन्स स्टार्ट टू बाइंड विद द स्ट्रैंड्स। डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ कुछ प्रोटीन्स बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको एसएसबी प्रोटीन्स बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं, यानी हमारे जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं उनको स्टेबल बनाते हैं, स्टेबलाइज। कहने का मतलब यह है कि जो अपना डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में ही रहेगा जब तक एसएसबी प्रोटीन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। तो दोबारा से ये अटैच नहीं हो जाएगा, मतलब दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये स्टेज आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेज है हमारा, जो नेक्स्ट एंजाइम है जो हमारे सामने काम करने आएगा, थर्ड स्टेज जो हम याद रखेंगे यहां पर, वो है प्राइमेस। अब यहां पर हम थोड़ा इसकी जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी मार्किंग कर देते हैं। जैसे 5 प्राइम एंड है ये, और दूसरी तरफ है 3 प्राइम एंड। ऐसे ही नीचे, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो नीचे यहाँ 5 प्राइम एंड हो गया और यहाँ पर 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी जो ओरिएंटेशन है वो पूरी की पूरी आपको बताई है कि देखिए इस तरह से है। तो अगला एंजाइम जो एक्ट करेगा वो होगा प्राइमेस। तो प्राइमेस क्या करेगा, आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर्स कैसे आएंगे और कहां पर आएंगे, तो देखो एक बात ध्यान रखना है कि जो आरएनए प्राइमर आएंगे प्राइमेस से, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेंगे। जैसे ये हमारे सामने ब्लॉक आया प्राइमर का यहां पर, तो थोड़ा सा आरएनए प्राइमर हमारे सामने बन गया है अगेंस्ट द ये वाला स्ट्रैंड जो है हमारा पेरेंट स्ट्रैंड। वी सी दैट अ स्मॉल आरएनए प्राइमर इज फॉर्म्ड यहां पर, और बीच में फिर बॉन्डिंग है। अंडरस्टैंड? तो आरएनए प्राइमर बन गया, कहां से कहां, कौन से डायरेक्शन में बना, तो देखो नीचे वाला जो अपना है स्ट्रैंड, अगर ऊपर वाला 3 प्राइम है तो नीचे वाला क्या है यहां पर 5 प्राइम है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा प्राइमर बनेगा। तो आरएनए प्राइमर बनेगा जो शॉर्ट होगा, काफी ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। तो आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। अब यहां पर दूसरे नीचे वाले स्ट्रैंड में देखो, इस नीचे वाले स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर कहां पर बनना चाहिए,
यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यानी ये हमारा जो स्ट्रैंड यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर हमारा आरएनए प्राइमर बन सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं ना, इससे पहले तो ये जिप ही नहीं हुआ है, यहाँ तक तो ये बंद है। तो जहाँ से खुला हुआ है वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आरएनए प्राइमर बन जाएगा। ये बन गया आरएनए प्राइमर, और बीच में हम बॉन्ड बना देते हैं। शॉर्ट आरएनए प्राइमर अब हमारे सामने आ चुके हैं, और हमें अभी क्लियर है कि ये 5 प्राइम एंड हो गया किसका, न्यू स्ट्रैंड का, जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। ऐसे ये नया स्ट्रैंड जो यहाँ पर टॉप पर बन रहा है, इसका 5 प्राइम एंड ये रहा, और इसका 5 प्राइम एंड ये रहा। तो आरएनए प्राइमर यहाँ पर हमने देखा लग गए हैं। आरएनए प्राइमर क्यों लगे हैं? आरएनए प्राइमर इसलिए लगे हैं बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का, वो अपने आप रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक कि उसको प्राइमर ना मिले। तो डीएनए पॉलीमरेज इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमर्स, अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। अगला एंजाइम क्या है, डीएनए, इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। मैं इसको डीएनए पॉल लिखता हूं शॉर्ट में। अगला एंजाइम आ गया अपना डीएनए पॉल, और डीएनए पॉल जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है, वो अपना एक्शन आसानी से कर सकता है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज को लाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और एंजाइम का काम बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेटेस। पायरोफॉस्फेटेस, तो पायरोफॉस्फेटेस क्या करेगा? पायरोफॉस्फेटेस जो है, जैसे हमारे सामने ये न्यूक्लियोटाइड्स थे DEATP, है ना, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे प्रेजेंट हैं। सॉरी, व्हाट आई सेड, साइटोप्लाज्म, इट इज एक्चुअली न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सारे प्रेजेंट है, DEATP है ना, DEGTP, ये सब प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड थे। अब क्या होगा, ये ब्रेक होंगे बाय द हेल्प ऑफ पायरोफॉस्फेटेस, और हम देखेंगे कि पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ब्रेक होंगे और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, तो पायरोफॉस्फेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से रेप्लिकेशन के प्रोसेस में मदद मिलेगी। तो याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो पायरोफॉस्फेटेज है वो DEATP को ऐसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उसमें से पायरोफॉस्फेट अलग होगा, उसमें से जो पायरोफॉस्फेट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, और पायरोफॉस्फेट्स के ब्रेक होने से एनर्जी मिलेगी जो कि रेप्लिकेशन को चलाने के काम आएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, इनका काम क्या है? तो इनके दो काम है। पहला, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, मतलब इनके बिना ये हो नहीं सकता, इनको जोड़ना, इनको जोड़ जोड़ करके ही हमारा डीएनए बनता है। और सेकंड थिंग, दे प्रोवाइड एनर्जी, दोनों काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस। पायरोफॉस्फेटेस ज़रूरी है, किस लिए, अभी मैंने आपको समझाया। तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तैयार हैं, प्राइमेस का एक्शन हो चुका है, डीएनए प्राइमर हमारे सामने है। अब हमको क्या देखना है, डीएनए पॉलीमरेज का एक्शन देखना है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या आरएनए प्राइमर बना हुआ है? हाँ, आरएनए प्राइमर बना हुआ है। आरएनए प्राइमर ये रहा, ये बना हुआ आरएनए प्राइमर, और ये बना हुआ आरएनए प्राइमर, दोनों स्ट्रैंड्स के आरएनए प्राइमर बन गए हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज को केवल इतना करना है कि उसको आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम एंड है वहां से स्टार्ट करेगा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो भी बनाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारा इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज आ गया यहाँ पर, और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया, और अब वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और हमारे जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट्स हैं उनको यहाँ पर जोड़ता चला जाएगा, और हमारे सामने ये स्ट्रैंड बन गया। सिमिलरली डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके प्राइमर से जुड़ जाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ बना देगा। देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड भी किस डायरेक्शन में बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारे सामने बन रहा है। ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड भी हमारे सामने
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने दो स्ट्रैंड बन गए। अब हम टेक्स्ट बुक में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना है। सपोज हम देखते हैं एक स्ट्रैंड होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखेंगे तो यहां प्राइमर बन गया, यहां प्राइमर बन गया, और फिर यहां पर आगे फिर न्यू स्ट्रैंड डीएनए का बन गया। इसके आगे ये न्यू स्ट्रैंड बन गया। ये डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, ऐसे ही यहां आरएनए प्राइमर बन गया इधर, और उसके आगे फिर डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन गया इधर। डायरेक्शन क्या है, यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इस तरह बन गया। तो हम टेक्स्ट बुक में क्या देखते हैं, अब देखिए होगा क्या, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड है ना। तो वो क्यों बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, उसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। हमारे सामने जो ये डीएनए हेलिक्स है ये थोड़ी सी ही अनकॉइल हुई थी या अनजिप हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। बार बार जैसे ये डीएनए है, अभी देखो ऐसे, तो थोड़ा सा ही तो काम हुआ था, अभी तो बहुत काम बाकी है, पूरा रेप्लिकेशन बाकी है ना। अब अगर ये आगे खुलेगी तो कैसे काम होगा, है ना, यहां पर ये ध्यान रखना, तब हमें लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड समझ में आएगा। तो देखो अभी क्या हुआ, ये तो हमारा कंटिन्यूअस बन रहा है, ये स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हमारा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज यहां पर है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड हमारा कहां से कहां बना, ये बन रहा है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पर। तो हमारे दो स्ट्रैंड बन गए, डीएनए पॉलीमरेज कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया नीचे, और ऊपर वाले स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज कहां है, यहां पर है। ठीक है, तो मतलब ये नीचे वाला डीएनए पॉलीमरेज है, ये तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है ना, इसने अपना काम कर दिया है, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं। और ऊपर वाला डीएनए पॉलीमरेज अभी आगे जा सकता है, इट कैन मूव लाइक दैट। अगर ये हमारे बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हट जाते हैं, ये बॉन्ड्स हट जाते हैं, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे ये हमारा ये डीएनए और खुल जाएगा। जब हमारा डीएनए और खुल जाएगा तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ऊपर वाला, ये तो अपनी जो डीएनए की सिंथेसिस है इसको करता चला जाएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज यहां पर है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो नया डीएनए है उसको सिंथेसाइज करता चला जाएगा, ये तो बढ़ता चला जाएगा और पूरे रास्ते ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज नीचे पहुंच गया था, सपोज ये आरएनए प्राइमर था और ये यहां तक ऐसे आ चुका था, उसने तो अपना काम कर दिया। अब पीछे का जो डीएनए खुला है, जो पीछे का डीएनए स्टैंड खुला है यहां पर, इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, इसको बनाने के लिए आरएनए प्राइमर को फिर से ऐड होना पड़ेगा यहां पर। मान लो पहले इतना खुला था हमारा, इतना पोर्शन खुला था, बस इसके आगे का पोर्शन खुला था, अब क्या है इतना पीछे का पोर्शन और खुल गया है, तो क्या होगा, एक नया आरएनए प्राइमर यहां अटैच होगा फिर से, और फिर क्या होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा अगेन। ठीक है ना, तो दोबारा दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यहां पे अटैच हुआ, उसने फिर सिंथेसिस की और यहां तक की। तो अब आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड जो है हमारा, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो तो लगातार चल रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, पर जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज जैसे जैसे डीएनए आगे का खुलता जाएगा, कि डीएनए पॉलीमरेज आगे जाता जाएगा और करता जाएगा, बट जो नीचे वाला डीएनए पॉलीमरेज होगा हमेशा उसको डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ही करनी पड़ेगी। तो अपर स्ट्रैंड इज नोन एज, नाउ इन दिस कंडीशन अपर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड।
एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे सामने कुछ फ्रेगमेंट्स बन गए डीएनए के, इनको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से फ्रेगमेंट्स हैं भाई, देखो ये फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट में आरएनए प्राइमर है यहाँ, और ये थोड़ा सा डीएनए बना हुआ है, ऐसे ही फिर ये आरएनए प्राइमर और ये थोड़ा सा डीएनए बना हुआ है। सो दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जबकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको ऊपर नहीं मिलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड में नहीं मिलेंगे, आपको कहां मिलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड में मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक हम आ गए हैं डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन तक, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज का एक्शन हो जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डीएनए है वो बनता जा रहा है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, इस तरह से बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क होगा कि हमको एरर्स को देखना है। तो एरर भी तो हो जाती हैं इसमें, तो एरर्स को हटाने के लिए क्या होगा, एरर्स को हटाने के लिए ध्यान ये रखना है कि जहां कहीं भी एरर हो गई है तो एरर को करेक्ट करने का काम है डीएनए पॉलीमरेज का ही। डीएनए पॉलीमरेज रीड्स द डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर एरर, एंड जो भी हमारे रॉन्ग बेसिस आ गए होंगे, गलत बेसिस आ गए होंगे, उनको हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज कर देता है। मान लीजिए म्यूटेशन हो गया हो, तो उसके लिए न्यूक्लियस एक एंजाइम है जो एक्शन करेगा, ठीक है ना, और वो रॉन्ग बेसिस को हटाने का काम करेगा। अगर एरर हुई है तो एरर को खत्म करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और सही बेसिस को लगाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो एरर आती है डीएनए रेप्लिकेशन में वो ज्यादातर करेक्ट हो जाती है। फिर भी देयर आर सम चांसेस ऑफ रॉन्ग बेसिस इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसके बाद भी इतनी प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी, प्रूफ रीडिंग मतलब दोबारा से सही करना डीएनए को, मान लो कुछ गड़बड़ हो गई है तो उतना करने के बाद भी बहुत 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 माइन्यूट चांसेस रह जाते हैं एरर्स के, जिसको फिर आप देखते हैं कि डीएनए में कभी कभी एरर आ जाती हैं, तो वो एरर बाद में आती है। मतलब कहने का मतलब ये है डीएनए के पास एक ऑप्शन है, एक मैकेनिज्म है कि वो प्रूफ रीडिंग करना जानता है। डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज ये काम भी करता है, प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब जो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो गैप हैं उनको फिल करने का काम कौन करता है, उनको फिल करने का काम करता है, इन गैप्स को फिल करने का काम करता है डीएनए लाइगेस लास्ट में। तो जो गैप्स रह जाते हैं उनको भरने का काम और डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेस। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पूरा होता है। आइए लास्ट में हम उन एंजाइम्स के नाम पढ़ लेते हैं जिनको हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट फॉस्फोराइलेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सेकंड एंजाइम क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था हम लिख नहीं रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं ऐसे ही। तो पहला फॉस्फोराइलेस था, है ना, फिर हमने देखा था हेलिकेस, फिर टोपोआइसोमरेस, एसएसबी प्रोटीन्स देखे थे, फिर है ना, फिर हमने प्राइमेस का एक्शन देखा था, फिर पायरोफॉस्फेटेस, है ना, फिर डीएनए पॉलीमरेज, फिर न्यूक्लियस, एंड लास्ट में डीएनए लाइगेस। तो आप अगर आप इन सब का जो क्रम है वो ध्यान में रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब कर क्या रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। क्लियर? So students, this is all about DNA replication for class 12th. Thank you very much for watching this video.